नमस्कार मित्रों। अभी हमारे बीच एक फ़िल्म आई है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है ये फ़िल्म और जिसकी खूब चर्चा है सोशल मीडिया पे, द कश्मीर फाइल्स। और इस फ़िल्म में जो मुख्य रूप से दिखाया गया है वह आपको 1990 में जो कश्मीरी पंडित्स का पलायन हुआ था भय के माहौल में और आतंकवाद के माहौल में, उस पर आधारित ये फ़िल्म है। 1990 के उस वाक़ये का ज़िक्र करता है जिसमें कश्मीरी पंडित्स को छोड़ कर के जाना पड़ा अपने अपने घरों को। और फिर उसके अराउंड जो काफ़ी सारे नैरेटिव्स हैं, काफ़ी सारे इंडिविजुअल कहानियाँ हैं, उन सबको दिखाया गया है। मैं इस पर बस एक छोटी-सी बात ये कहना चाहता हूँ कि फ़िल्म जो है वो तो एक इंडिपेंडेंट आर्ट वर्क है और उस पर हम लोग बाद में बहस करेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे से पे मैं एक कहना चाहता हूँ। मैं खुद कश्मीर गया हूँ, वहाँ पर लोगों से बात की है और मैं उस बहस को मैं जानता हूँ। पर मैं निजी तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बहस को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। कई तरह के तर्क इसमें जनरेट किए जा रहे हैं, ढूँढ-ढूँढ के लॉजिक्स निकाले जा रहे हैं और ज़बरदस्ती के आर्ग्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अलग-अलग विचारधाराओं से जुड़ी हुई पार्टियाँ हैं, जो अपने आईटी सेल के माध्यम से एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क को कंट्रोल करके और एक ख़ास मैसेज को भारत के अलग-अलग ज़िलों में, राज्यों में, यहाँ तक कि गाँव-गाँव तक, घर-घर तक पहुँचा देते हैं। तो इन सब को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं एक बस ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कश्मीर हम एक जहाँ भी कहीं युद्ध की स्थिति बनती है या पलायन की स्थिति बनती है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में एक स्थिति बनी हुई है और वहाँ से भी 20 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। इसी तरह का एक पलायन 1947 में भी हुआ था, जब भारत का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए। तो 47 के बाद हमने ये देखा कि काफ़ी लोगों का करीब उस वक्त भी करीब 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा का पलायन हुआ था और करीब 20 लाख लोग शायद मारे गए थे उन दंगों में। मेरे पास सही फिगर्स नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा। तो पलायन जब भी कभी होता है तो वो मानवीय त्रासदी, इवन कि हमने अभी कोरोना में भी देखा कि काफ़ी लोगों ने पलायन किया और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, उसमें कई लोगों की मौत हो गई। तो बहस करने के लिए हम उन मुद्दों पे भी बहस कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक सवाल रहा कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा, मैं इसमें बस एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अगर युद्ध की स्थिति बन जाए, आज इसको एक काल्पनिक सवाल लेकर के और उससे समझने की का प्रयास करते हैं। फ़र्ज़ करिए कि आज अगर मैं जैसे नेपाल बॉर्डर पे रहता हूँ, ठीक है? तो अगर हम ये कहें कि कल नेपाल की तरफ से एक एग्रेशन आ जाए, ठीक है? हम बस 20-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं नेपाल बॉर्डर से। तो अगर नेपाल हम पर हमला कर दे और यहाँ युद्ध की स्थिति बन जाए, पलायन की स्थिति बन जाए, मानवीय त्रासदी की स्थिति बन जाए, तो क्या मुझे अपना घर छोड़ कर के, मुझे अपनी मिट्टी, ज़मीन अपना छोड़ कर के मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? ठीक है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि युद्ध की जब स्थिति होती है तो देश भी और सरकार भी और सैनिक भी सब ये कहते हैं कि नागरिक और सैनिक सब मिलकर उस संकट से लड़ते हैं। आज देखिए कि यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ की जनता इस बात को लेकर के बहुत डिटरमिन्ड है। और भारत में भी ये कई बार कहा गया है, भारत में हम इस चीज़ को कई बार और लगातार कहते रहते हैं कि बॉर्डर पे तो जवान मर रहा है, बॉर्डर पे तो जवान मर रहा है, आप क्या नोटबंदी के टाइम पे ये कहा गया कि आप क्या लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है? इस तरह के तर्क दिए गए। तो यही सवाल तो वहाँ भी तब भी पैदा हो रहा था कि जब अगर कश्मीर को आतंकवादियों ने घेर लिया था या आतंकवाद से ग्रस्त हो गया था, तो आप क्यों अपनी जान बचा कर भाग गए? आप लड़ते उनसे, आप रहते, मर जाते, शहीद कहलाते, आप शहीद हो जाते, ठीक है? तो वहाँ आपने वो नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वो आपको अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं था। जो कश्मीरी पंडित थे, उनको मातृभूमि से प्रेम नहीं था और इन पंडितों को प्रेम नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये ज़मीन ये खुद से खरीदते नहीं हैं, ये इनको दान दक्षिणा में मिला हुआ इनकी पुश्तैनी ज़मीन होती है, जो राजाओं से, ज़मींदारों से और इस तरह के जो लोग होते हैं बड़े-बड़े नवाबों से, उनसे ये इनको मिलता है। इसका मतलब आपको अपनी मातृभूमि से, अपने घर से प्यार नहीं था और आप जान बचा के भाग गए। अगर आपको उस ज़मीन से प्रेम होता
अपनी मातृभूमि के प्रति आपके अंदर लगन होती, सच्ची देशभक्ति होती, आप लड़ जाते पाकिस्तानी आतंकवादियों से, या कश्मीर में जो कोई भी अगर आतंकवाद फैला रहा था। आज अगर मेरे गांव में लुटेरे आ जाए, मैं डकैत आ जाए, तो मैं अपना जान बचा के मैं भाग जाऊंगा कहीं और बाद में मैं ये कहूँगा कि डकैत के डर से मैं भाग गया था, मेरे साथ तो बड़ी मानवीय त्रासदी हो गई। ये मानवीय त्रासदी नहीं है, ये आपके कायरता की निशानी है। ठीक है, आप डरपोक थे, आप डर के भाग गए और आप मौकापरस्त थे कि जब तक हुआ तब तक उसका फ़ायदा उठाया, उस ज़मीन से खाते रहे, उपजाते रहे, वहाँ मज़े लेते रहे, और जब आपको लगा कि भाई यहाँ तो संकट गहरा गया है, आतंकवाद आ गया या कुछ आ गया, तो आप बस धुन दबा के भाग गए वहाँ से। तो आपका ये जो पंडित कम्युनिटी है, ये कश्मीरी पंडित जो बोलते हैं, ये काफ़ी ये कायर कम्युनिटी है, ये काफ़ी डरपोक कम्युनिटी है। ठीक है, इसी तर्क के आधार पर। ठीक है, और ये डर के भाग गए थे, ये डर के भाग गए थे, किसी मुसलमान ने इनको नहीं डराया, ये डर के भाग गए थे, इन्हें लगा। और यही जो कश्मीर के मुसलमान हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो आतंकवाद की वजह से कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे हैं? जितने हिंदूज़ मरे उसको कम से कम आप 1000 से गुना कर दीजिए, उतने कश्मीरी मुसलमान वहाँ पर आतंकवाद की वजह से मरे हैं। तो क्या वो छोड़कर भाग गए? पाकिस्तान के डर से भाग गए? न्यूक्लियर बम गिरने के डर से भाग गए? नहीं भागे। आप भाग गए ना, क्योंकि आपको मातृभूमि से प्रेम नहीं था। आप डरपोक हैं, आप कायर हैं, यही बात है। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि उस वक्त की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी 1989-90 में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसमें की जो रूलिंग डिस्पेंसेशन थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आप समझिए कि मिलिटेंसी का दौर उस वक्त बहुत पीक पर था और पीक पर जा रहा था। तो हम ये मानते हैं कि अगर स्टेट को कोई कार्रवाई करनी थी आने वाले दशकों में, तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक ख़ास तबका है जो पॉपुलेशन थी उसको सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे ख़्याल में तो जो सेग्रीगेशन हुआ, जो एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का, जो पलायन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट की भी बड़ी भूमिका रही होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये चीज़ें हम आप जानते हैं कि बहुत गुपचुप तरीके से होती है, तो इसको कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर एक सेग्रीगेशन तो हमें दिखता है। और ये उस वक्त तो पंडितों को पलायन का दर्द झेलना पड़ा, और अपेरेंटली हमने ये कह दिया कि क्योंकि आतंकवाद आ गया, मिलिटेंसी आ गया और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, पंडितों को इस वजह से छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अगर हम उसके बाद के आफ्टरमैथ को देखें कि वहाँ क्या हुआ, तो हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर सैनिक कार्रवाई हुई है, सिविलियंस के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो पिछले 3-4 दशक की जो कहानी है कश्मीर में, वो ये 1990 के बाद ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ, उसके बाद की जो कहानी है वो स्टेट ऑपरेशन, ब्रूटैलिटी और सब्जुगेशन, तमाम चीज़ें। सब्जुगेशन तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, मेरे ख्याल में बहुत ब्रूटैलिटी वहाँ पे हुई है पिछले 3-4 दशकों में। टॉर्चरिंग और फोर्स डिसअपियरेंसेस, मर्डर्स, पता नहीं कितनी चीज़ें हुई हैं। तो स्टेट की भूमिका शायद रही होगी उसमें, जहाँ तक मुझे लगता है। एक ख़ास कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को सेग्रीगेट कर लिया गया सो दैट कि जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर वो पॉपुलेशन के बीच में एक्सेप्टेंस या कुछ अगर बढ़ रहा है तो उसको चेक किया जा सके, और फिर उस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आइडेंटिटी के आधार पर चीज़ों को देखा गया शायद, क्योंकि वो अग्रेशन पाकिस्तान की तरफ से आया था और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, और जो कश्मीर का मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो शायद ऐसा लगा होगा कि आइडियोलॉजिकली और एक दूसरे के साथ एफिलिएट करते हैं, खुद को जोड़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो शायद ये एक बड़ी वजह रही होगी। तो पलायन को सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखना कि आतंकवाद और ये, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान भी इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं, टेररिस्ट मिलिटेंसी की वजह से मारे गए हैं, और बाद में जो स्टेट के तरफ से कार्रवाई हुई है उस एनकाउंटर्स में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत लोग मारे गए हैं, निर्दोष लोग मारे गए हैं।